आप सभी को नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है इस चैप्टर का, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ये दोनों ही वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का नाम सेम चैप्टर का नाम ही है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग समझने वाले इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में ही समझ लिया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को। फिर इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के बारे में बेसिकली हम लोग को डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी मैंने बता दिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें हम लोग 2 प्लांट को क्रॉस करवाते हैं जिसमें 7 कैरेक्टर हैं, जैसे कि स्टेम का हाइट हो गया, सीड का शेप हो गया, सीड का कलर हो गया, चाहे आपका फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, फ्रूट का कलर, फ्रूट का शेप, सबको एकदम बराबर रखेंगे। बस 2 हम लोग कॉन्ट्रास्ट ले लेंगे, 2 अलग ले लेंगे, वो होगा सीड का कलर और सीड का शेप। जैसे कि आपको पता है सीड का कलर जो होता है वो येलो वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए कैपिटल वाई होगा डोमिनेंट और स्मॉल वाई हो जाएगा रिसेसिव। वही अगर सीड शेप की बात करें तो राउंड वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड वाला जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे कैपिटल आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डोमिनेंट और स्मॉल आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिसेसिव। अब इन दोनों को क्रॉस कराया जाएगा, यानी कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये हमेशा डोमिनेंट लेंगे, प्योर डोमिनेंट ही लिया जाता है मेल में, और फीमेल में रिसेसिव लिया जाता है। तो स्मॉल वाई लिया जाएगा। अब इसमें से जो गैमेट निकलेगा वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई निकलेगा, और फीमेल वाले से स्मॉल वाई और स्मॉल आर निकलेगा। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा, यानी कि जो F1 जनरेशन का जो आएंगे, इनमें सारे जो प्लांट आएंगे वो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई ही आएंगे। अब इनमें जो गैमेट बनेगा, बेसिकली गैमेट यहाँ 4 बनेंगे। अब 4 गैमेट कैसे बनता है? बेसिकली आपका एक फॉर्मूला होता है 2 पावर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोगैमी, यानी कि अगर आपको यहाँ पे 2 हेट्रोगैमी मिलेगा देखने को, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी हेट्रो है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर ये भी अलग है, डिफरेंट है, हेट्रोगैमी है। n का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पावर n इक्वल्स टू 4। अब पूरी तरह से कोशिश करके देख लोगे ना, 4 टाइप का ही गैमेट बनेगा, और वो गैमेट होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, 4 टाइप के ही गैमेट बनेंगे। अब अगर 4 टाइप का गैमेट बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब क्रॉस कराया जाएगा, जिसमें हम लोग टॉप रो में मेल गैमेट को लेंगे और लेफ्ट कॉलम में फीमेल को लेंगे पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में। जब इसका आप क्रॉस करवाओगे तो 16 इसमें गैमेट बनने वाले हैं। आप इसको लगा करके देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली इसमें अगर देखा जाता है ना, तो इसमें जो आपको जो येलो वाला जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा प्योर डोमिनेंट, हमेशा प्योर डोमिनेंट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे जो कॉर्नर में आपको प्योर रिसेसिव दिखाई पड़ेगा, और यहाँ जो 4 जो पूरा अंडरलाइन किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ये हमेशा आपको प्योर हेट्रोगैमी दिखाई देगा। हर केस में आपको यही दिखाई देने वाला है। अब इसका अगर आप इसको करोगे घर पे, बेसिकली आप इसको जरूर करिएगा, इसको एक बार क्रॉस जरूर करिएगा, काफ़ी आसान होता है, आराम से हो जाएगा अगर आप गौर से कीजिएगा तो। कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है इसमें, जब आप इसको कर रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके बना के रखिएगा आप। इसमें अगर आप देखोगे तो 12 येलो कलर आएंगे। अगर कलर की बात करें तो, सीड कलर की बात करें तो 12 येलो कलर आएगा, और इसमें 4 जो आएंगे वो ग्रीन कलर के आएंगे, यानी कि 3:1 का रेशियो आएगा। सीड शेप में भी यही आने वाला है, यानी कि 12 राउंड आएंगे और 4 रिंकल्ड आएंगे, यानी कि 3:1 का ही रेशियो आएगा। लेकिन ये चूंकि डाई हाइब्रिड है तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि इसका जो फिनोटाइप होगा वो 9:3:3:1 होगा। आप अगर गौर से देखें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी जो 3:1 ही आया था फिनोटाइप, लेकिन वो मोनो हाइब्रिड था। अब यहाँ डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड पे क्रॉस स्क्वायर लग जाएगा एक, इसका जो फिनोटाइप है। इसमें अगर 9 देखिएगा तो राउंड और येलो सीड आएंगे, 3 इसमें येलो और रिंकल्ड सीड आएंगे, और 3 आएंगे इसमें ग्रीन और राउंड, और 1 आएंगे इसमें रिंकल्ड और ग्रीन कलर का सीड आएगा इसमें। अगर जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप आता है इसका 1:2:1 स्क्वायर। अब अगर गौर से देखिए तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी यही आया था 1:2:1, लेकिन चूंकि डाई हाइब्रिड है तो यहाँ भी उसका स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 1:2:1 का स्क्वायर लगेगा। तो बेसिकली इसका आता है 1:2:1:2:2:4:2:1:1, बेसिकली यही आएगा। आप इसको देखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि कितने 1 आएंगे, कितने 2 आएंगे, कितने 1, कितने 2, कितने 4, कितने 2, कितने 1, कितने 2, कितने 1, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप
वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा प्रॉपर इसी तरीके से। अब इसी डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल जी को एक और बात समझ में आई, वो चीज़ थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक क्रोमोसोम है और उसके बगल में होगा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। जब कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स से अलग होगा, यानी कि जब एनाफेज आएगा मियोसिस में, तो वहां पे जब अलग होंगे, सेपरेट होंगे, उसी तरह से कैपिटल वाई स्मॉल वाई से सेपरेट होगा। जब कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स आपस में जब सेपरेट हो रहे हैं ना, तो इनका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से कोई लेना देना नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अपने अपने इंडिपेंडेंट है, अपने अपने तरीके से ये सेपरेट होंगे, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। बेसिकली यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेसिकली अगर आप देखोगे इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। बेसिकली यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। बेसिकली ये जो लॉ दिया गया था ये इसी डायहाइब्रिड क्रॉस से समझ में आया था। आप अगर इसको और अच्छे से समझना चाहेंगे तो एनसीईआरटी में ये फिगर भी बना हुआ है। अगर हम पॉसिबिलिटी 1 की अगर बात करें तो मियोसिस 1 होगा, इसमें एनाफेज आएगा, इसमें आपको यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का और ग्रीन कलर का आपको दिखेगा एक क्रोमोसोम, फिर येलो और रेड कलर का क्रोमोसोम दिखेगा। ये दोनों जब एनाफेज में अलग अलग होंगे तो मियोसिस 2 जब आएगा तो वहां पे जो एनाफेज होगा ना, तो वहां पे ना ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये भी अलग हो जाते हैं। आप सेल साइकिल जरूर पढ़िएगा, वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। तो यहाँ पे 4 टाइप का जर्म सेल बन जाता है, यानी कि ये। और वही अगर पॉसिबिलिटी 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस यही किया गया है कि जो छोटा वाला क्रोमोसोम है ये ग्रीन की जगह पे रेड आ गया है और रेड की जगह पे ग्रीन आ गया है। और यहाँ से जब ये आपस में एनाफेज 2 में जब ये सेपरेट होंगे तो ये पूरा चारों अलग अलग होगा। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 को अगर ऊपर वाला मान ले और क्रोमोसोम नंबर 2 को नीचे वाला मान ले, तो क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 का जब ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो 1 का ना 2 से लेना देना है, ना 2 का 1 से लेना देना है। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक इसका एक्सेप्शन है, वो है लिंकेज। लिंकेज को हम लोग आगे समझने वाले हैं। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक का मतलब होता है वन कैरेक्टर कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन। यानी कि अगर आप बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे 3 जीन होते हैं रिस्पॉन्सिबल किसी चीज के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली एग्जांपल में हमारा जो स्किन होता है, ह्यूमन का जो स्किन होता है वो होता है, इसमें 3 जीन मिल करके एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो स्किन कलर है वो एक कैरेक्टर है और इसमें 3 जीन मिल करके इसको डिफाइन करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। मान लेते हैं कि वो जीन ए है, बी है और सी है। अब हर जीन का 2 एलील होता है, तो ए का होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, बी का होगा कैपिटल बी स्मॉल बी और सी का होगा कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब इसमें देखोगे तो ये कैपिटल ए के फॉर्म में भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए के फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्मॉल के भी ए के फॉर्म में हो सकता है। अगर बी जीन की बात करें तो ये कैपिटल बी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्मॉल बी के फॉर्म में हो सकता है। वहीं पे अगर सी जीन की अगर बात करें तो यहाँ पे कैपिटल सी के फॉर्म में हो सकता है, कैपिटल सी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्मॉल सी के फॉर्म में हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स के बारे में, तो यहाँ आपको मैक्सिमम आपको दिखाई देगा 6 जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहाँ पे 2 4 6 आपको डोमिनेंट, यानी कि सारा कैपिटल मिल रहा है, यानी कि 6 के 6 डोमिनेंट है। तो इस केस में जो स्किन का जो कलर आता है ना, वो नेग्रो टाइप कहा जाता है। जो वेस्ट इंडीज वगैरह के जो प्लेयर होते हैं, आपने क्रिकेट में देखा होगा, उस टाइप का स्किन कलर आ जाता है। अगर हम बात करें 5 की, अगर हम डोमिनेंसी देखें तो वो केस हो सकता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। यहाँ पे एक जो होगा डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव हो जाएगा। तो इस केस में जो ह्यूमन का जो स्किन का कलर आएगा वो वेरी डार्क आएगा। अगर हम 4 में देखें, 4 डोमिनेंसी वाले में, तो 4 डोमिनेंसी का केस बनता है कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, यानी कि 4 ही यहाँ पे आपको डोमिनेंट दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो यहाँ जो आपको दिखेगा वो काफी डार्क दिखाई देगा, जो स्किन का कलर होगा वो काफी डार्क होगा। अगर हम बात करें वहीं पे 3 अगर डोमिनेंट की बात करें तो 3 डोमिनेंट में कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी और फिर स्मॉल सी ये आता। इस केस में जो वो आएगा स्किन कलर मुलेटोज आएगा। ये जो मुलेटोज जो बेसिकली इंटरमीडिएट टाइप का कलर जो होता है, ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला। अगर 2 की डोमिनेंसी अगर हम दिखाना चाहें तो उस टाइप का में बनेगा आपका कैपिटल ए स्मॉल सी, यानी कि यहाँ पे 2 ही डोमिनेंट दिखेगा। तो इस केस में जो स्किन का कलर आएगा वो फेयर आएगा। अगर आप देखोगे, अगर एक का हम बात करें, एक ही डोमिनेंट रहेगा, वो रहेगा कैपिटल ए, बाकी स्मॉल
स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, सारे के सारे। इस केस में जो कलर आता है वो काफ़ी वेरी फेयर आता है, स्किन का कलर काफ़ी फेयर आएगा, यानी कि वेरी फेयर होगा। और आप बात करें कि एक भी, यानी कि सब के सब स्मॉल ही होंगे, सब के सब डोमिनेंट एक भी होंगे ही नहीं, यानी कि सब रिसेसिव होंगे, यानी कि स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो इस केस में जो स्किन का कलर आता है वो एल्बिनो होता है, सूरजमुखी टाइप का बच्चा देखते होंगे, काफ़ी उजला उजला टाइप का, तो स्किन कलर वो होता है। बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। अब जो स्किन का कलर जो वो इन्वायरमेंटल फर्क भी पड़ता है, अगर ज़्यादा धूप होता है तो स्किन का कलर डार्क भी होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग को समझना है कि जो मेंडल जो थे ना, इनके काम को अगर देखोगे आप तो 1865 में इनने अपने काम को पब्लिश किया था। तो 16 साल तक इनकी मृत्यु बेसिकली 1866 में हो गई थी। 1900 ईस्वी तक इनके काम को सराहना नहीं मिली थी। उसके बाद फिर साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इसको काम को पब्लिश किया, फिर उन्होंने बताया कि मेंडल वाज ए जीनियस, इनके ये काम है, तब जा करके लोगों ने इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। तो वहीं पर 1902 की बात है कि दो साइंटिस्ट हुए, सटन एंड बोवेरी, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। वो कहते थे, बार बार मेंडल बोलते थे ये फैक्टर होता है, पेयर में होता है, एक दूसरे पे डोमिनेंट होता है, जब गैमेट बनता है तो ये हेप्लॉइड होता है, अब हेप्लॉइड ही आगे जाकर के नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। तो इन्होंने गौर किया कि क्रोमोसोम भी तो पेयर में होता है, जैसे फैक्टर बता रहे थे मेंडल जी, क्रोमोसोम भी होता है पेयर में, ये भी एक दूसरे पे दादागिरी करता है, यानी कि डोमिनेंस और रिसेसिव वाला केस बता रहे हैं। और अगर हैप्लॉइड बनता है, यानी कि गैमेट जब ट्रांसफर होता है, जब गैमेट बनता है मियोसिस में, तो ये आपस में सेपरेट होते हैं। उसके बाद ये भी जब नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है तो हैप्लॉइड नंबर ही पास होता है। तो बेसिकली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज लगी इनके फैक्टर, मेंडल जी जो बता रहे थे और इनको क्रोमोसोमल का जो मूवमेंट के बारे में बता रहे थे। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब कि मेंडल के लॉ को क्रोमोसोम के मूवमेंट से बताना क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। तो जीवन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, फिर ये जब एस फेज आता है तो वहाँ पे ये रेप्लिकेट कर जाता है, यानी कि डीएनए डबल हो जाता है। तो उस केस में जो क्रोमोसोम का नंबर सेम ही होता है, लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि आपको G2 में दिख रहा होगा। फिर जब मियोसिस 1 में एनाफेज होता है तो एनाफेज में ये क्या होते हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। वही मियोसिस 2 में जब एनाफेज होता है तो एनाफेज में जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सेंट्रोमियर भी अलग हो जाता है, यानी कि ये 4 क्रोमोसोम बन जाएंगे। और आप सबको पता है कि जब भी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है, यानी कि मियोसिस होता है, तो यहाँ पे एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं। जैसे कि आपको बाकायदा यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एक क्रोमोसोम से ये 4 सेल बन गया, इसी को तो बोलते हैं मियोसिस और मियोसिस 1 में। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। बाद में जाकर के एक टीएस मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन जी आए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रूव किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग फ्रूट फ्लाइज, यानी कि ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला को जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है कि जैसे ही इसका खोज हुआ, यानी कि ड्रोसोफिला के बारे में पता लगा, जैकपॉट लगा, काफी रिसर्च हुए, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि आपको एनसीईआरटी में कुछ टर्म दिए हुए हैं कि आखिर ये क्यों सुटेबल है ये जेनेटिक स्टडी के लिए। तो इसके लिए देखेंगे तो ये काफी, ये दे कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, इजिली किसी भी मीडियम में ग्रो हो जाता है। इसका जो शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, लाइफ साइकिल काफी 12 से 14 दिन का होता है। ये ब्रीड कर सकता है थ्रू आउट द लाइफ, हर साल, ये मतलब पूरे साल, जैसे ह्यूमंस में अगर देखोगे आप थ्रू वाइट ब्रीड करता है, तो ये भी थ्रू आउट में यानी पूरे साल भर तक ये ब्रीड कर सकता है। अब एक बार में काफी हंड्रेड्स ऑफ प्रोजनी को ये पैदा कर सकता है आफ्टर मेटिंग। वहीं देखेंगे तो इसमें ना इजी डिटर्मिनेशन होता है मेल और फीमेल का, यानी कि मेल में यहाँ पे देखोगे तो आप एक्स और वाई दिखाई पड़ेगा इसका सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करें, और फीमेल में इसका एक्स एक्स दिखाई पड़ेगा। तो काफी इजी रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, इसलिए ड्रोसोफिला को चूज किया गया था जेनेटिक स्टडी के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इन सब चीजों के बारे में। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर 4 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।